हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले हमारे इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे 11 प्रैक्टिस सेट की, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जिसमें क्या कह रहा है कि कृषि 7500 बिफोर कॉमन एरा में अस्तित्व में आती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। तो जब कृषि प्रारंभ होता है तो तब होता है शुरुआत गेहूं तथा जौ की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही जो हड़प्पा स्थल है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से हमें गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, वो इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। और इन्हें 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो तारा है वो सूर्य के निकट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू सन, तो ये हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यह सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट है किसी भी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित में से किस तथ्य से दर्शाया जाता है, तो ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। और जो विकसित देश है, मतलब कि जो डेवलप्ड नेशन है, उनकी पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, जबकि जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, इनका जो पर कैपिटा इनकम है ये कम होती है। प्रकाशमान तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगी कैनला। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक उपधातु, मतलब कि मेटलॉइड नहीं है। यदि हम बात करें उपधातु मतलब कि मेटलॉइड होते क्या हैं, तो जो धातु मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं मेटलॉइड। ठीक है, और ये कितने हैं, ये 7 है। जैसे कि आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी, बोरान भी एक प्रकार का उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी और पोलोनियम। व्हाट डज द वर्ड ओलेरीकल्चर रिफर्स टू, ओलेरीकल्चर किसे संदर्भित करता है, तो ओलेरीकल्चर ये संबंधित है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब कि सब्जियों की खेती से। फलों की खेती को हम कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। और जो फूलों की खेती होती है उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जो उद्यानों की खेती होती है उसे कहते हैं हार्टिकल्चर। लोकप्रिय हंस दमयंती ये चित्रकारी है। ठीक है, तो हंस दमयंती क्या है, ये एक प्रकार की आर्ट है, पेंटिंग है। तो इसके जो आर्टिस्ट हैं वो कौन थे, वो हो जाएंगे राजा रवि वर्मा, जो कि केरल के त्रावणकोर के शाही परिवार से संबंधित हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और निर्जीव अपने परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी हाइट याद रखिएगा, पूछा जाता कभी कभी, तो जाएगी 1722 मीटर। ये है कहाँ पे, ये राजस्थान में है। ठीक है, और इन शैलों में संगमरमर और ग्रेनाइट भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी की, जिसमें पहला क्या कह रहा है कि संचार मामले में आईसीटी कहाँ कम उपयोगी हो सकता है, इसकी खामियां क्या हैं। इन द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, वेयर कैन आईसीटी बी लेस यूजफुल, यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यदि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आईसीटी लेस यूजफुल होगा। ठीक है, ये बताना है। यदि कई पुस्तकों को डिजिटल रूप से प्राप्त मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं आईसीटी, ये तो बिल्कुल सही है पहला। बच्चे और माता पिता के बीच संचार के अंतर को कम किया है आईसीटी, यही एक आईसीटी की सबसे बड़ी खामियां हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि महामारी मतलब कि पैंडेमिक से संबंधित लॉकडाउन के दौरान आईसीटी के गहन उपयोग ने शिक्षण समुदाय को कैसे प्रभावित किया है। क्या इसने शिक्षण समुदाय मतलब कि टीचिंग कम्युनिटी के कार्यों को निरर्थक किया है, मीनिंगलेस बनाया है, पूरी तरह से गलत है इसने आईसीटी के बारे में। इसने छात्रों के अध्ययन को मज़ेदार बनाने के लिए वीडियो तथा सिमुलेशन जैसे अधिक टूल को उपयोग करने की अनुमति दी है, तो इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षण समुदाय जो है वह अपेक्षा के अनुरूप नई विधियों को अपनाने में विफल रहा है, ये भी गलत है, फेल्ड नहीं रहा है टीचिंग कम्युनिटी। डी क्या कह रहा है कि इसने आईसीटी ने शिक्षण समुदाय टीचिंग कम्युनिटी को कक्षाओं मतलब कि क्लास बिहेवियर तथा इवोल्यूशन के संचालन के लिए विभिन्न ऑनलाइन उपकरण से अधिक परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया है, इनकरेज किया है, तो यही पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो यही हो जाएगा आंसर। आईसीटी किसके और किसके कौशल को बढ़ावा देता है, तो जो आईसीटी है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग तथा रीजनिंग स्किल्स को बढ़ावा देता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं एंड आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से कौन सा है, तो जो आईसीटी है इसने इजी एक्सेस टू लर्निंग, ठीक है, अधिगम को आसान बनाया है। नेक्स्ट है, आईसीटी की बढ़ती मांग में आगे रहने और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बनने के लिए एक नेता को किसके साथ तालमेल रखना चाहिए, तो वो हो जाएगी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि शिक्षा में आईसीटी का एक प्रभाव है, तो ये हो जाएगा, तो आईसीटी ने ट्रांसफॉर्म किया है पैसिव लर्नर्स इनटू एक्टिव लर्नर्स में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कौन सी भाषा सीखने के लिए डिजाइन किया गया एक ऐसा कक्ष है, मतलब कि स्पेशली दूसरी भाषा या फिर कोई विदेशी भाषा, ठीक है, और टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या फिर मॉनिटरिंग उपकरणों से जुड़े कंप्यूटर से सुसज्जित हैं, जो कि प्रशिक्षक को व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में छात्रों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाता है, तो ये हो जाएगी भाषा प्रयोगशाला मतलब कि लैंग्वेज लेबोरेटरी। नेक्स्ट है, स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा है, कौन सी, तो हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो बुनियादी ढांचा है वही। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि डेटा लेता है और फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट परिणाम देता है और आउटपुट को स्टोर करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सूचना और प्रसारण तकनीकी मतलब कि आईसीटी के विकास के साथ भविष्य के अध्यापक का क्या रोल होगा, तो ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सीखने को प्रोत्साहन देना, टू इनकरेज स्टूडेंट्स लर्निंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है, कौन से बच्चे, जो कि ग्रामीण तथा दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, लिव इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। उत्पादक कंप्यूटर सत्र में जो स्टेज 1 होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर या फिर टैबलेट या फिर मोबाइल सेशन। नेक्स्ट है, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के स्टेज 1 में क्या शामिल होता है, इसमें स्टेब्लिश बेसिक रूल, तो इसमें पहले तो बेसिक रूल स्टेब्लिश करने चाहिए स्टेज 1 में, तो इसका पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को आकस्मिक रूप से कंप्यूटर पर उपयोग करने देना चाहिए, क्या स्टेज 1 में अलाउ स्टूडेंट टू यूज़ द कंप्यूटर रैंडमली, नहीं, रैंडमली नहीं यूज करने देना चाहिए स्टेज 1 में, ये नहीं शामिल है, तो इसका ओनली 1 करेक्ट है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, डिजाइन किए गए पाठ के रूप में आईसीटी अधिक है किस प्रकार, तो यह अधिक इंगेजिंग है तथा इंटरेस्टिंग है, आकर्षक और दिलचस्प है आईसीटी। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित में से किस पर आधारित होने चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन, तो वो विषय की प्रकृति, ठीक है, इस पर आधारित होने चाहिए, नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन। अधिकांशतः स्थिति इसमें औपचारिक मतलब कि फॉर्मल होती है, मल्टीग्रेड में नहीं। इसमें टीचर की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं होती है, बच्चों में सहयोग कम होता है, गलत है।
इसमें अनुभवों की विविधता असीमित होती है, मतलब कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर अनलिमिटेड इन मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अबाउट मोनोग्रेड टीचिंग सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एकल कक्षीय शिक्षण की स्थिति के बारे में कौन सा सही है। इसमें जो मोनोग्रेड होता है, इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूहों के भीतर सीमित होती है, मतलब कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप। तो उनके जो मोनोग्रेड होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस की जो उनकी वैरायटी होती है वो उनके ग्रुप तक ही सीमित रहती है, ठीक है। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल कक्षीय स्थिति से है। क्या कह रहा है कि जो मल्टी लेवल टीचिंग होती है इज रिलेटेड टू मोनोग्रेड सिचुएशन। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का भी सामना करता है, करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि बहुकक्षीय शिक्षण जो है वो भारत तक ही सीमित नहीं है, यह डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन में भी है, बिल्कुल करेक्ट है थर्ड। एंड डी क्या कह रहा है कि बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा जो मल्टी ग्रेड टीचिंग है उसको प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, गलत है। इसको प्रभावी मतलब कि इफेक्टिव बनाया जा सकता है सीटिंग अरेंजमेंट के द्वारा भी। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर लर्निंग। प्लेइंग विद लैंग्वेज के साथ खेलना भी शिक्षण का साधन है। दिनचर्या भी हमारे शिक्षण का ही एक लर्निंग का एक पार्ट होता है। डाइवर्सिटी इन क्लास ये भी शामिल है, लेकिन वर्ड इज इनफ, शब्द पर्याप्त होते हैं क्या, नहीं। इसका ऑप्शन बी ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये हो जाएंगे पियाजे तथा वाइगोत्स्की। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है कि अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। तो ये हो जाएंगे वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट है कि कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है और इस पॉइंट पर उस मूल घटाव उनके और इस पॉइंट पर क्या जो मूल घटाव है वो भी उनके किस में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता तो है, ठीक है, और संभवतः मार्गदर्शन तथा समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो ये बात करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। तो वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। रचनावादी क्लास में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसमें क्लास डिस्कशन को इनकरेज किया जाता है, फील्ड ट्रिप को भी इनकरेज किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क को भी इनकरेज किया जाता है, रोट मेमोराइजेशन नहीं शामिल है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर डी। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाई। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएंगे ड्वाइट एलन के द्वारा। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है। तो ये चलता है 6 मिनट तक। बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4 से 5 छात्र हों। तो यस, इसका पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। तो एज अ टीचर ग्रुपिंग करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसका हो जाएगा दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन बी। माइक्रो टीचिंग की समयावधि तो ये हो जाएगी 36 मिनट। मल्टी ग्रेड टीचिंग इज प्रेवलेंट इन। तो जो बहु ग्रेड शिक्षण होता है किस में प्रचलित है, कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एंड जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है। यस, इन दोनों में ही प्रचलित है बहु ग्रेड शिक्षण। मल्टी ग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से वे पहलू हैं। तो ये हो जाएगा क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, छात्रों का समूहन मतलब कि पीपल्स ग्रुपिंग एंड अधिगम सामग्री का उपयोग करना, यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एंड प्रॉपर प्लानिंग। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास
किसी को इस तरह जानकारी प्राप्त करना सिखाता है जो समस्या को हल करने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार बनाता है। ये कहा गया था किसके द्वारा? जीरोम ब्रूनर के द्वारा। डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे अगेन जीरोम ब्रूनर। अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय स्थिति में क्या उत्पन्न होता है? तो अ मल्टी लेवल सिचुएशन ड्यूरिंग टीचिंग अराइजेज इन, तो ये हो जाएगा मोनोग्रेड सिचुएशन एंड मल्टीग्रेड सिचुएशन, ये दोनों ही, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट। ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन संचार को उनके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? तो ये हो जाएगा एनालिसिस, मतलब कि विश्लेषण। 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में संज्ञा मतलब कि विश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल दिया गया था? तो वो बदला गया था क्रिएटिंग मतलब कि सर्जक में। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी के किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ में। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में वह तरीका शामिल है जिससे हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह तथा प्रेरणा, तो ये सभी आते हैं। तो ये सभी आते हैं अफेक्टिव डोमेन में। नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो 3 पहलू हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? तो उसमें प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट नहीं शामिल है, ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन। इसमें है अफेक्टिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर, तीनों ही हैं। इसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट नहीं शामिल है। नेक्स्ट है इसमें बोल दिया है कि संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए जो मानदंड हैं उनके एक सेट के आधार पर विचारों या फिर काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना, ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है इवोल्यूशन करने में, मतलब कि मूल्यांकन करने की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों के द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की विशेषता है। तो सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है, किसका निर्माण नहीं किया बेसिकली। तो उन्होंने गाइडेड रिस्पॉन्स दिया, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स दिया तथा अनुभूति मतलब कि परसेप्शन दिया, लेकिन अटेंशन नहीं शामिल इसमें। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 ईज मॉडल का विकास किसने किया था? तो हो जाएंगे रोजर बेबी ने। 5 ईज कौन कौन से हैं? इंगेज करना मतलब कि संलग्न रखना, बच्चों को इंगेज रखना चाहिए क्लास में। अन्वेषण मतलब कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चों को। एलोबरेट मतलब कि विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन मतलब कि मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है मोनोग्रेड शिक्षण की किसके अलावा सभी दी गई विशेषताएं हैं? तो पहला क्या कह रहा है कि कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, तो यही गलत है मोनोग्रेड शिक्षण के लिए, और इसमें यही पूछा है कि कौन सा गलत है। मोनोग्रेड शिक्षण में क्या होता है? ये कॉपरेशन मतलब कि इंटरेक्शन होता है और कॉर्पोरेशन होता है, इंटरेक्शन और कोऑपरेशन होता है। प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा होनी चाहिए, 1 क्लासरूम फॉर ईच ग्रेड। एक्सपीरियंस शेयरिंग इज लिमिटेड, अनुभव साझा करना इसमें सीमित होता है। तो इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी, जो कि मोनोग्रेड शिक्षण की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन ए इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? तो हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल पर। नेक्स्ट है सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक करेक्ट है? सूचना प्रसंस्करण उपागम के बारे में यह धारणा अधिगम, स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित होता है। इट इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर कॉग्निटिव। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 डोमेन नॉलेज की, जिसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्लस NEP 2020 से भी क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आधारित अधिगम का 4th चरण है? तो इसमें रिपीट करना यही 4th चरण में आता है।
तो इसके पहले चरण में होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, दूसरे में ऑर्गेनाइज या फिर एक्टिविटी कराना, थर्ड में आता है परावर्ती एंड फोर्थ में आता है रिपीट करना, उस चीज़ को दोहराना है। नेक्स्ट है लोक अध्यापन कला, फोक पेडागोजी अबाउट द चिल्ड्रन। ठीक है, फोक पेडागोजी लोक अध्यापन कला के द्वारा बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट होती है? तो ये हो जाएगी ईगोसेंट्रिक एंड इन नीड ऑफ सोशलाइजेशन। ये अहंकारी तथा सामाजिकरण की आवश्यकता में होती है। साथ ही खाली बर्तन ज्ञान से भरे जाने चाहिए जो केवल वयस्क ही प्रदान कर सकते हैं। तो ये दोनों ही लोक अध्यापन कला के द्वारा बच्चों में रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू यह विश्वास दिलाता है कि एक कक्षा में कोई क्रियाकलाप ठीक से चल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कन्विंस दैट एन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन प्रॉपरली इन अ क्लासरूम? तो यदि क्लास में बच्चे एक समस्या को हल करने के लिए सामग्री में हेरफेर कर रहे हैं और विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। इससे हम कह सकते हैं कि क्लास में जो भी क्रियाकलाप है वो बहुत ठीक चल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि बच्चे उस क्रियाकलाप मतलब कि उस एक्टिविटी को करने के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट रूप से बता भी पा रहे हैं। बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसके बारे में क्लियरली बता पा रहे हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए? कि शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र, यस। स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि कक्षा में पंक्तियों में बैठे विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं को विद्यार्थियों के सामने खड़ा रखते हैं। नहीं, ये गलत है, दूसरा पहला सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि मतलब कि एक्टिविटी में संलग्न होते हैं और प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होता है कि गंभीर रूप से जो एक्टिविटी है उस पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि तथा सीखने को वो प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं क्या हैं? What are the limitations of the competency-based approach in the teaching learning process? पहला कह रहा है कि दक्षताओं या फिर उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए जो गतिविधियां हैं और परीक्षण वस्तुओं की डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि चूंकि सीखने की जो गति है वो छात्र से छात्र में भिन्न होती है, बिल्कुल करेक्ट है। हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है, हर स्टूडेंट की गति अलग अलग होती है सीखने की। ठीक है, कोई बहुत जल्दी सीखता है एंड कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, लेकिन ठीक है, इसलिए यह बहुत कठिन है कि जो शिक्षक हैं वो छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की विशेषता नहीं है? इसमें क्या होता है कि जो अधिगम है वो प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि जो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि जो अधिगम है वो तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है, लर्निंग टेक्स फेज थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह तार्किक दलीलों के माध्यम से नहीं होता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पे बेस नहीं होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लर्निंग इज अ होलिस्टिक प्रोसेस, जो अधिगम क्या है, एक समग्र प्रक्रिया है। अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है, कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की? ऐसी दक्षताओं के लिए क्रियाएं और प्रशिक्षण और परीक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता है, ये तो करेक्ट है। सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए भी सहायक नहीं होता है। लर्निंग क्लाइमेट्स इन ऑल स्कूल आर नॉट कंडक्टिव फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए सहायक होता है, तो इसका सी भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी गति में भिन्नता होती है, इसी कारण जो अध्यापक है उसकी सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं होती है, ये गलत है, पूरी तरह से निगेटिव है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें पूछा था कौन सा गलत है।
निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का एक एग्जाम्पल हो सकता है? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है, कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय कम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग इन क्लासरूम? जो कम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होता है ये क्या करता है? ये शिफ्ट करता है फ्रॉम रोट लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग की बात करता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं शामिल है? ये सहपाठी की सहायता मांगना, ये तो कम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में शामिल है। अपनी गति से अधिगम करना भी शामिल है, रोट एट लर्निंग एट ओन प्लेस। मेमोराइजिंग फॉर्मूलों को याद करना, ये कम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में नहीं शामिल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बात करता है प्रवीणता अधिगम के अभ्यास करने की, मतलब कि प्रैक्टिसिंग मास्टरी लर्निंग की बात करता है। निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक अधिगम का एक अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो ये हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। विद्यालय में कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि समग्र विकास। हेंज डिलेमा, उसको सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है जो हेंज है उनको पैसा चुरा लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत थी। और नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला जो है वो व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो ये हो जाएगा मैकेनिकल रिलेटिव ओरिएंटेशन, मतलब कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के स्तर पर। नेक्स्ट है, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य भी विकसित करेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि अ टीचर वॉन्ट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स appreciate a situation from multiple perspectives. She provides multiple opportunities for discussion of situation in different groups. According to Vygotsky's perspective, her students will explore different perspectives and develop multiple perspectives on the situation in their own way. तो ये हो जाएगा किस लिए? ये हो जाएगा असिमुलेशन, मतलब कि आत्मसात करने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक है, किसके लिए बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा म्यूजिकल में। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित है? ठीक है, टीचर यूजेज अ वेराइटी ऑफ टास्क टू सेटिस्फाई द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर स्टूडेंट्स। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो किससे वह इन्फ्लुएंस्ड है? तो वो हो जाएगा गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक टीचर को अपनी कक्षा में सृजनात्मक छात्रों, मतलब कि क्रिएटिव बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। ठीक है, टीचर बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह उसे बनाएं। तो इसके माध्यम से वो अपने बच्चों में किसको बढ़ावा देना चाहती है? वो हो जाएगी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहती है। योग्यताओं वाले क्लास में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? बाय प्रोवाइडिंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य को देकर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। NEP 2020 के हेड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दी थी। कब? तो ये हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। NEP 2020 में कितने
स्तंभ हैं, कितने पिलर हैं, तो ये 5 पिलर हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहले तो है पहुंच बनाना, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी और शिक्षा की समानता, इक्वलिटी की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, एंड सामर्थ्य, ठीक है। और लास्ट वन इज जवाबदेही होनी चाहिए। तो यही 5 पिलर हैं NEP 2020 के। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचा का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा NCPF ECCE। पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली ECCE तक सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तो ECCE विभिन्न शिक्षा संस्थानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, ऑड वन फाइंड आउट करना है हमें। स्टैंड मतलब कि अलोन आंगनवाड़ियों की बात करता है। जो आंगनवाड़ियाँ ये प्राथमिक विद्यालयों के सह अस्तित्व में होंगी, बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल में, बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ियाँ जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उन्हीं के साथ सह अस्तित्व होंगी। थर्ड कह रहे हैं कि स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, मतलब कि स्टैंड अलोन प्री स्कूल भी इसमें शामिल है। डी क्या कह रहा है कि किंडर गार्डन सेक्शंस ऑफ प्राइवेट स्कूल, नहीं ये इसमें नहीं शामिल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राइवेट स्कूल की इसमें बात ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। NEP 2020 भाषा शिक्षा और भाषा सीखने को किसके रूप में वर्णित करती है, तो वह मल्टीलिंग्विलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज के रूप में। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु के वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, तो उसमें होते हैं 3 to 18 ईयर्स के। NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के जो बुनियादी स्तर है उसमें क्या शामिल है, तो उसमें पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष तथा क्लास 1 एंड 2 शामिल है। मूल साक्षरता तथा संख्यात्मकता की पूर्व अपेक्षाएं क्या हैं, तो वो हो जाएगा संख्याओं के साथ पढ़ना लिखना तथा बुनियादी संचालन, रीड राइट एंड बेसिक और ऑपरेशंस विद नंबर्स, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, कि बच्चे को पढ़ने लिखने में दक्षता हासिल हो, तो क्लास 3 तक पहुँच, मतलब कि रीचेज क्लास 3, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की, जिसमें पहला बताना है ईडियम एग ऑन का मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनकरेज करना। नेक्स्ट है अगेन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता, तो पैसिव में है, इसको एक्टिव में बनाना है, तो ये हो जाएगा मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल। Choose the word that can substitute the given group of word a person appointed by 2 parties to solve a problem, तो ये हो जाएगा arbitrator। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है एम्पल का, तो ये हो जाएगा एम्पल मतलब कि सफिशिएंट, पर्याप्त। नेक्स्ट है इरर बताना है टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज, तो इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अ नंबर है ये प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा क्या, इज नहीं आर आएगा, तो इसमें हो जाना चाहिए देयर आर अ नंबर, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत, इसमें इरर है। आज हम लोग कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग कॉम्प्रीहेंशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें एक पैसेज दिया है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पैसेज क्या है कि फॉर मी ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पेनेट्रेटिंग प्रीचर्स, आई रिवर देम when they live in tribes and families, in forest and groves, and even more, I river them when they stand alone. They are like lonely persons, not like hermits who have stolen away out of some weakness, but like great solitary men like Beethoven and Nietzsche, ठीक है, in their highest buff and the world rustles, their root rest in infinity,
rest in infinity, but they do not lose themselves there. They struggle with all the force of their lives for what? For one thing only, to fulfill themselves according to their own laws, to build up their own form, to represent themselves. Nothing is holier, nothing is more exemplary, nothing is more exemplary than a beautiful strong tree. When a tree is cut down and reveals its naked death wound to the sun, one can read its whole history in the luminous inscribed disk of its trunk. In the ring of its ears, its scars are all the struggles, all the suffering, all the sickness, all the happiness and the prosperity. Stand truly written the narrow years and the luxurious years. The attacks withstood the storms endured, and every young farm boy knows that the hardest and the noblest wood has the narrowest rings, that high on the mountains and in continuing danger the most indestructible, the strongest, the most indestructible, the strongest, the ideal trees grow. तो इसमें पैसेज तो इसमें पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और हमें उसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। तो ये इसमें बात कर रहा है सोशल एक्टिविटी, तो इसमें हो जाएगा, ये बात कर रहा है सोशल एक्टिविस्ट की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। हु कैन वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ ट्री। तो हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा था, तो इसमें जाएगा ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट इज कट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की टोन कैसी है, ये हो जाएगी इमोशनल है। किसके लिए? ट्रीज के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज, दैट मीन्स वेरी गुड एंड परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, उसमें वर्ड दिया गया है पैसेज में एग्जाम्पलरी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा वेरी गुड एंड परफेक्ट। वेयर डज द वर्ड रशल अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, तो ये हो जाएगा इन द हाइएस्ट बफ ऑफ ट्री। ये भी हम लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की, जिसमें है कि पहला उपवास का पर्यायवाची शब्द, उपवास का पर्यायवाची हो जाएगा व्रत करना। संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा, तो ये हो जाएगी अक्ष के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम बताना है। स्वार्थ का स्वावलंबी नहीं होगा, स्वार्थ का स्वावलंबी नहीं होगा, स्वदेश का स्वधर्म नहीं होगा, स्वतंत्र का सहयोग नहीं होगा, ये हो जाएगा स्याह का सफेद। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, स्वदेश विदेश, स्वतंत्र परतंत्र। नेक्स्ट है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि संसार में कहीं दुख है तो कहीं सुख है। नेक्स्ट, अब हिंदी में भी आज हम लोग पैसेज को डिस्कस करेंगे और इसमें 1116 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस होंगे पैसेज रिलेटेड। तो पैसेज क्या कह रहा है कि जो गंगा है वो उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह हिंदुओं की आस्था और विश्वास का तीर्थ है। किसकी बात कर रहा है? गंगा। ठीक है, उत्तर भारत की पवित्र नदी बताया है, सिर्फ भारत की नहीं, तो ये भी याद रख के चलिएगा। गंगा को क्या कहा गया है? देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा का उद्गम स्थल बताया गया है गंगोत्री। यह हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से निकलकर नारायण पर्वत के पार्श्व से ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, विंध्याचल, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मंदगिरी, भागलपुर और बंगाल से गुजरकर गंगा सागर में समाहित होती है। तो ये शहरों के नाम भी दिए हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल से गुजरती है। इसके मध्य भाग को गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक है, यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो बंजर और रेगिस्तान में होता। भारत में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसको माता का दर्जा भी प्राप्त है। गंगा केवल जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि यह सभी पापों को नष्ट करती हैं और मोक्ष भी प्राप्त करवाती हैं। ठीक है, अब हो गया पैसेज। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि गंगा का क्या महत्व है? क्योंकि उसकी कई सहयोगी नदियां हैं
नहीं, यह हिंदुओं की आस्था तथा विश्वास का केंद्र होना, ठीक है, यही गंगा का सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि और ये पैसेज के अनुसार है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगर पैसेज आ जाए तो अपना दिमाग मतलब लगाना ही नहीं, जो पैसेज बोल रहा है बस उतना ही करना। उपर्युक्त जो गद्यांश है उसमें दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि गंगा ना होती तो क्या होता। हमारा देश का एक हिस्सा बंजर और रेगिस्तान होता। उपर्युक्त जो गद्यांश है इसका सारांश क्या निकलता है। गंगा का मैदान, बंजर और रेगिस्तान, गंगा नदी और गंगोत्री का महत्व, या फिर हिंदुओं की आस्था और गंगा से प्राप्त होने वाला जल। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक तो इसमें सबसे ज़्यादा बात किसकी की गई है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये गंगा नदी के महत्व तथा उसके उद्गम की। गद्यांश का वास्तविक जीवन में महत्व क्या है, तो जो गंगा नदी है और हिंदुओं की आस्था, ठीक है। तो हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को भी सॉल्व कर दिया है। अब सिर्फ 4 बचते हैं, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। एंड इसी के साथ एक कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण सेशन आएगा जिसमें कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एनवीएस, केवीएस, इवन ईएमआरएस में भी पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो आएगी, आप लोग उसे देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी। और अब हम लोग इसी के साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड था उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। बस कल वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन आज से वो भी डेली आएगा। और इसी के साथ एक हम लोग केस स्टडी रिलेटेड भी सेशंस लेके आएंगे। तो आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।